मेरे प्यारे बच्चों, 8वीं क्लास के सारे बच्चों, जो लोग यहाँ पढ़ने आते थे या इधर उधर पढ़ते थे, सबके सेवा में वर्मा सर का यह उपहार समर्पित है। चूँकि हम अपने यहाँ चैप्टर 8 तक पढ़ा चुके थे साइंस में, और तुमको तो मालूम है कि हम 7, 8, 9, 10 4 क्लास का साइंस निःशुल्क पढ़ाते हैं। तो ये वीडियो भी निःशुल्क है। तुम YouTube में जाओगे, वर्मा सर्स निष्णात क्लासेस, तुम वहाँ पर टैप करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तुम्हारे पास चैनल आ जाएगा मेरे नाम का। क्लास 8 का ढूंढ लेना। आज से यहीं से शुरू करो। हम लोग आज कोरोना संकट में घर में सूखा रूखा दाल रोटी चावल नमक खा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, कल्पना करो आज से हजारों साल पहले इंसान कितना खुश हुआ होगा जब इस आदि मानव ने पहली बार अपने हाथों में 2 चकमक पत्थर लेकर इस पत्थर को टकरा कर, इन पत्थरों को, चकमक पत्थरों को तुम शुरू के चैप्टर 1 में पढ़ ही चुके हो। और तुम ये देखो कि तुम्हारे सर के पास अब एक ऐसा चीज़ है, ऐसा साधन है प्यारे बच्चों, जो तुमको सब चीज़ विजुअली दिखा सकता है, समझा सकता है। भगवान से प्रार्थना करो। मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि इस इलाके के सारे बच्चे, इस पूरे देश के सभी बच्चे, सब मिलकर हम लोग ईश्वर से दुआ करते हैं। बच्चों की दुआ लगती है। हम लोग विश्वास रखो, अगर हम लोग अपने घर में रहे, हम लोगों ने सरकार के नियमों का पालन किया, तो वह दिन दूर नहीं है जब हम लोग सब फिर से मिल रहे होंगे, वही वातावरण होगा, वही खुशियाँ होंगी, और फिर से ऑफलाइन क्लास भी पढ़ रहे होंगे, जहाँ तुमसे हमारी दूरी इतनी नहीं होगी कि इसे इंटरनेट की सहायता लेनी पड़े। माय डियर बच्चे, हर वह चीज़ जो हमको भरपूर उष्मा दे, कम प्रकाश दे, हर वह चीज़ जो हमको भरपूर प्रचुर उष्मा दे, कम प्रकाश दे, उससे ऐसी हानिकारक गैसें नहीं निकलें जो कि हमारी आँखों को ही ले लें। ऐसी गैस नहीं निकले, ऐसी गैस नहीं निकले जो हमारा जान ले ले। भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी। एक्साइड बैटरी की जो कहानी है वो आज भी भोपाल के लोगों के आँखों को आंसुओं से लबालब कर देती है। हजारों लोग मारे गए थे। ऐसा कुछ नहीं हो तो वैसे सभी पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। एक समय था जब आदि मानव ने पहली बार भुना हुआ मांस खाया था। उसके पास कोई प्याज नहीं था, लहसुन नहीं थी, न उसके पास बिरयानी थी, न कबाब था, न उसके पास मटन कोरमा था, न चिकन चाउमीन था। वह बेचारा इन्हीं चकमक पत्थरों को रगड़ रगड़ कर, आग जला जला कर, देखते नहीं हो वस्त्र भी नहीं है शरीर पर, पूरा दाढ़ी बढ़ी हुई, नाखून बढ़े हुए, इसके अस्त्र और शस्त्र नाखून थे, दांत थे, और यह बेचारा पूरा का पूरा इसको लेकर के खेल कर रहा था और ये सारी बातें चल रही थी। ऐसे ही समय में जब ये सारा चीज़ चल रहा था, उसके बाद धीरे धीरे विकास हुआ। धीरे धीरे विकास होने के और वह बेचारा इन आगों में कूदने वाले जानवरों को खा पका करके अपना जीवन चलाता था। धीरे धीरे सभ्यता बढ़ी, संस्कृति का विकास हुआ। आप देख ही रहे हैं, इसमें ये लकड़ियां हैं, ये ईंधन के स्रोत हैं। इन लकड़ियों को जलाने के बाद जो बचता है वह चारकोल कहलाता है। यह जो चीज़ आप देख रहे हैं यह चारकोल है। चारकोल नहीं समझ में आएगा,
लकड़ी का कोयला बच्चों, लकड़ी का कोयला, जो भुट्टा हम लोग पकाते हैं लकड़ी का कोयला। और यह काव डंग केक है। यह जो देख रहे हो काव डंग, काव डंग माने गोबर होता है, केक माने गोईठा। काव डंग केक, लो आज गोईठा का अंग्रेजी भी जान लो। गोईठा को अंग्रेजी में काव डंग केक कहते हैं। यह सब ईंधन आज भी आज जबकि पूरे विश्व की आबादी अब एलपीजी पर टिकी हुई है। यह विशेष प्रकार का गैसोलीन ईंधन है। कुछ विशेष प्रकार के वायुयानों में और अन्य जगहों पर इसका प्रयोग होता है। यह हमारा घरेलू ईंधन है। यह जो आप देख रहे हो एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये हमारा घरेलू ईंधन है। तो हमारी जिंदगी की शुरुआत हुई थी आदि मानव द्वारा जलाए गए चकमक पत्थर से, और बढ़ते बढ़ते अब हम लोग घरेलू कार्य के लिए एलपीजी तक पहुंच चुके हैं। ईंधन का साम्राज्य इतना ही छोटा नहीं है, ईंधन का साम्राज्य इससे काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत तगड़ा है। आप देख ही रहे हो अब सोलर पावर प्लांट लग गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी आ गई है। ये लिक्विड ईंधन है, केरोसिन है, लिक्विड केरोसिन है, मेथेनॉल है, एथेनॉल है, मिथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल को मेथेनॉल, एथेनॉल कहते हैं। यहाँ पर आप भोजन पकाने के लिए सोलर एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कर सकते हैं। आप भोजन पकाने के लिए हीटर, आप इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं तो हीटर का उपयोग करते हैं। एलपीजी का तो पूछो ही मत। और आजकल तो सोलर कुकर आ गया है, सोलर कुकर आ गया है। तो विज्ञान चला था चकमक पत्थर से, और चलते 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 लंबी दूरियां तय करते करते तरह तरह का ईंधन खोजते खोजते आज विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है। देख ही रहे हो कहाँ लालटेन युग था। प्यारे बच्चों, जब मैं तुम्हारी तरह क्लास 8 में पढ़ रहा था तब हमारे गांव रहमतपुर में घर घर में बिजली नहीं थी, मेरे घर में भी बिजली नहीं थी, और मैंने इसी की रोशनी में 8, 9, 10, 11 का अध्ययन किया है। आज हम लोग यही कोयला तोड़कर चले हैं, और तुम हमारी कार देखे ही हो, मेरे पास जो कार है उसका भी कलर ऐसा ही है। और आज हम कार में ईंधन भरा के चल रहे हैं। आज हम पेट्रोमैक्स बनाए हैं, गैस बर्नर, और ऑटो रिक्शा और ढेर सारे ऐसे साधन हैं। यहाँ लिक्विड फ्यूल है या सॉलिड फ्यूल है। ये जो देख रहे हो लकड़ी, कोयला, ये सब सॉलिड फ्यूल है। लिक्विड फ्यूल है जिसमें पेट्रोल आ जाता है, केरोसिन आ जाता है, और गैसियस फ्यूल है। यहाँ बहुत छोटे अक्षर में लिखा हुआ है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसका नाम आप सुने हैं सीएनजी। चैप्टर 1 में भी इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। इसके पहले क्लास 7 में भी इसकी कुछ चर्चा चली है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी आजकल यह कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। आप एलपीजी गैस के ऊपर रखा हुआ यह सिलेंडर देख ही रहे हैं, जिसमें आप रोशनी के लिए, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश में है भी सॉलिड फ्यूल्स यानी ठोस ईंधन। ठोस ईंधन में आ गया लकड़ी, कोयला, चारकोल। लिक्विड ईंधन इसमें केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, और गैस ईंधन सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, हाइड्रोजन गैस, तरह तरह के ईंधन, तरह तरह की बातें। और हमको इन्हीं सब चीज़ों पर फोकस करना है। यहाँ कैलोरीफिक वैल्यू दिया हुआ है, जब ये आएगा तो हम इसको आपको दिखाएंगे।
कोयले के खान में काम करने वाला यह मजदूर रात दिन इसी चिंता में सर झुकाए खड़ा रहता है कि जानते हैं कोयला बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। यह फॉसिल फ्यूल्स है, फॉसिल फ्यूल्स के अंतर्गत आता है। जब कभी कहीं भूकंप वगैरह होता है और जंगलात वगैरह भूकंप में धरती फट जाती है और उन समूचे जंगल को अपने कोख में समाकर फिर बंद हो जाती है, तो भीतर पृथ्वी के हजारों डिग्री सेल्सियस ताप है, जिस ताप में पक कर वो सारी लकड़ियां ऊंचे दाब पर दब कर मरे हुए जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, आप तो जानते ही हैं पेट्रोल भी इसी तरह का ईंधन है। आज से बहुत पहले डायनासोर सब बहुत बड़ा बड़ा जीव जंतु होता था जो बहुत आज से हजारों साल पहले था, और वो सब पृथ्वी के अंदर दब गया। तो ये बना धीरे धीरे यह ईंधन खत्म हो रहा है। इसलिए सरकार और पूरा वर्ल्ड सोलर ईंधन के तरफ चलता जा रहा है। हम लोग भी धीरे धीरे सोलर ऊर्जा के तरफ जा रहे हैं। आइए इस प्रकाश में हम लोग अपना अध्ययन कार्य प्रारंभ करें। ये आपके घरों में गैस बर्नर से निकला हुआ प्रकाश है, और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि कोरोना संकट काल में भी आपके घर का चूल्हा बंद नहीं हो, आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई कैजुअलिटी नहीं हो। हमारे एक आध बच्चे के घर में और खुद मेरे भी घर में कुछ कैजुअलिटीज़ हुई हैं, ये सब रास्ते में आएंगी, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम वगैरह, तो हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। डियर सन्स एंड डॉटर्स, आइए हम लोग शुरू करते हैं ईंधन क्या है। तो पहला क्वेश्चन, ईंधन, फ्यूल, इसको फ्यूल पढ़ते हैं, फ्यूल, ईंधन क्या है, यही चैप्टर है। तो पहला क्वेश्चन जैसा मेरा स्टाइल है, ईंधन क्या है? आंसर, वे सारे पदार्थ जिन्हें जलाने पर हमें भरपूर ऊष्मा जिसको कहते हैं सफिशिएंट हीट, अत्यल्प प्रकाश मन ए लिटिल लाइट, और अहानिकारक या अल्प हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ मिलते हैं। उत्सर्जी पदार्थ या गैसें, तो वे सारे पदार्थ कौमा जिन्हें जलाने पर हमें भरपूर ऊष्मा कौमा अत्यल्प प्रकाश और अहानिकारक उत्सर्जी पदार्थ मिलते हैं, फिर कौमा ईंधन कहलाते हैं, ईंधन कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, कोयला इत्यादि। तो वे सारे पदार्थ जो हमें भरपूर ऊष्मा दें,
सफिशिएंट हीट दें, कम प्रकाश दें और न्यूनतम हानिकारक गैसें दें, वे सारे पदार्थ क्या कहलाते हैं? ईंधन कहलाते हैं। अब प्रज्वलन ताप आप पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर एक बार पढ़िए। प्रज्वलन ताप या ज्वलन ताप क्या है? ज्वलन ताप जिसे कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर, टेम्परेचर। प्रज्वलन ताप क्या है? किसी भी ईंधन का, किसी भी ईंधन का प्रज्वलन ताप, प्रज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप है। इस शब्द को गौर करिएगा। कोई चीज जैसे पेट्रोल अगर हम जलाएंगे तो पेट्रोल हमारा 40-42 डिग्री पर जलने लगेगा। पेट्रोल के जगह पर अगर हम ईथर जलाएं तो कम ताप पर जलेगा, वो 30-32 पर जलने लगेगा। लेकिन अगर लकड़ी जलाएं तो वो 40, 35, 38, 40, 42 पर नहीं जलेगा। उसको जलने के लिए बहुत ऊंचा ताप चाहिए। तो अब अगर हम पेट्रोल को 70 डिग्री पर जलाएं तो नहीं जलेगा क्या? जरूर जलेगा। और इसीलिए तो शब्द बोलता है कि न्यूनतम ताप। एक कागज का टुकड़ा लें, उसे एक दिया सलाई से जलाएं, जल जाएगा। पतला कागज का टुकड़ा एक माचिस की तीली से जलाएं, जल जाएगा। एक इतना मोटा लकड़ी जो आप अभी चित्र में देखे, उसको समूचा माचिस रगड़ दीजिएगा, नहीं जलेगा, क्योंकि उसका प्रज्वलन ताप ज्यादा है। उसको उतना ताप तक गर्म करना है। तो किसी भी ईंधन का प्रज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप है जिस पर वह जलना प्रारंभ करता है, प्रारंभ करता है, जिस पर वह जलना प्रारंभ करता है। जैसे जैसे कागज के पन्ने का प्रज्वलन ताप, प्रज्वलन ताप लकड़ी के टुकड़े के प्रज्वलन ताप से कम है, प्रज्वलन ताप से कम है। ये हम आपको समझने के लिए दिए। अब इसको परीक्षा में लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप समझिए कि अलग अलग वस्तु का प्रज्वलन ताप अलग अलग होता है। क्लियर? और अभी ही बता दें कि अच्छा ईंधन उसको कहते हैं जिसका प्रज्वलन ताप कम होता है। क्लियर? आप तो जानते ही हैं, फिर एक बार जान लीजिए। आप देख लीजिए आराम से, आप समझ लीजिए। इसको पॉज करके आप जब वीडियो हमारा देखते रहें तो आपके पास ऑप्शन है, पॉज करें, रोकें, इसे देखें, उतारें, समझें और तब फिर आगे बढ़ें। माय डियर स्टूडेंट्स, आप तो जानते हैं कि उष्मा क्या है, हीट है क्या? हीट ये क्या है? तो उत्तर है यह एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है। इसे गर्म और ठंडी संवेदना से अनुभव करते हैं, अनुभव
करते हैं। आपको जानना चाहिए, यू शुड नो, आपको जानना चाहिए। क्या क्या जानना चाहिए? आपको क्या जानना चाहिए? आपको जानना चाहिए क्या ऊष्मा की क्वालिटी यानी उसकी गुणता यानी डिग्री ऑफ हॉटनेस हम लोग ताप से मापते हैं, टेम्परेचर जिसे कहते हैं, और यही टेम्परेचर अभी सबका जान ले रहा है। आप जान लीजिए, आपके बॉडी का ताप 98.4 डिग्री फ़ारेनहीट से 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट के बीच है, तो आप नॉर्मल हैं। जैसे ही टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहीट, 100 डिग्री फ़ारेनहीट, 101 डिग्री फ़ारेनहीट, 102 डिग्री फ़ारेनहीट होने लगा, तो आप समझ लीजिए कि आप पर कोरोना का संकट छाने लगा। तो आपको मेंटेन करने के लिए फल खाएं, हरी सब्जियां खाएं। तो ऊष्मा की क्वालिटी को मापते हैं हम लोग टेम्परेचर से, टेम्परेचर को मापते हैं थर्मामीटर से ताप को मापते हैं। आपको हम पढ़ाए भी हैं, क्लास 7 में फिर एक बार पढ़ा देंगे। डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहीट में, ये सब में टेम्परेचर को मापते हैं। ये ऊष्मा की क्वालिटी को मापता है। अब जहाँ तक सवाल है ऊष्मा का परिमाण, तो ऊष्मा का परिमाण माने मैग्नीट्यूड ऑफ हीट माने हीट कितना है। एक तरह से आप समझ लीजिए मास ऑफ हीट। मोटा मोटी मास नहीं है ये, लेकिन समझिए परिमाण, मैग्नीट्यूड कितना है, हीट कितना है। ऊष्मा का परिमाण कैलोरीमीटर से नापते हैं, कैलोरीमीटर इस तरह का एक उपकरण होता है। थर्मामीटर तो आप पढ़े हैं, इस तरह का उपकरण होता है। डियर स्टूडेंट, आपको अब याद पड़ रहा होगा। इसमें पारा भरा रहता है, यही पारा इस नली में चढ़ता है। इसमें केस नली रहती है, इस केस नली में ये पारा यहाँ से चढ़ता है, और जितना डिग्री चढ़ता है वो अगर 98.4 डिग्री फ़ारेनहीट है, समझ लीजिए आप बिल्कुल क्योर हैं। ऊपर गया तो बीमार पड़े। और कैलोरीमीटर कुछ ऐसा होता है, इसमें एक चलाने वाला रहता है, और इसी से हम लोग मापते हैं। ये तांबा का बना होता है, तांबे का बर्तन होता है। आइएगा पढ़ने के लिए 11th क्लास में, तो हम आपको इसके बारे में, तरह तरह का कैलोरीमीटर होता है, और इसी से हम लोग हीट को नापते हैं। किस में? पहले नापते थे कैलोरी में, इससे भी पहले नापते थे, इससे भी पहले हम लोग नापते थे ब्रिटिश थर्मल इकाई में, और आजकल हम लोग जो नापते हैं ये सब आप 11 में आइएगा, हम आपको बताएंगे। अब भी हम लोग नापते हैं जूल में। डियर स्टूडेंट्स, जूल को स्मॉल लेटर से लिखें, अच्छा है। हम लोग अभी इसको जूल में नापते हैं। कैलोरी में तो नापते ही हैं, कैलोरी में भी नापते हैं। ये कैलोरी हो गया, कैलोरी CAL माने कैलोरी। 1000 कैलोरी बराबर 1 किलो कैलोरी होता है, और 1000 जूल बराबर 1 किलो जूल होता है। तो जूल और कैलोरी में नापते हैं। आप चूँकि आपको लिख चुके हैं,
यू शुड नो, आपको जानना चाहिए कि 1 कैलोरी का मान 4.186 जूल होता है, जो 4.2 जूल माना जाता है। जैसे आप जानते हैं, आप पढ़ते हैं कि 1 दर्जन में कितना अंडा होगा, 1 दर्जन में कितना अंडा होगा, तो 12। तो 1 कैलोरी में कितना जूल होगा, तो 4.186 जूल होता है। यही ऊष्मा को मापते हैं। जैसे हम लोग समय को नापते हैं सेकेंड में, घंटा में, मिनट में, लंबाई चौड़ाई को मीटर से नापते हैं, उसी तरह ऊष्मा को कैलोरीमीटर के द्वारा किलो जूल में और किलो कैलोरी में नापते हैं। और अभी से ठीक पहले आपने एक चीज़ देखा होगा, जो मैंने कहा था कि मैं बाद में आपको इसको दिखाऊंगा, बाद में समझाऊंगा। मैंने आपको कहा था कि मैं बाद में दिखाऊंगा। आप यहाँ देख रहे हैं, यह चार्ट है, फ्यूल का चार्ट है। आप सोच सकते हैं कि 1 किलोग्राम, अगर आप ये क्या लिखा हुआ है, पर किलोग्राम, केजी, यानी अगर आप 1 किलोग्राम काऊ डंग केक यानी गोईठा जलाइएगा, 1 किलोग्राम गोईठा, तो आपको 6000 से 8000 किलो जूल ऊष्मा मिलेगी। 1 किलोग्राम गोईठा जलाइएगा। उसके जगह अगर 1 किलोग्राम लकड़ी जलाए, वुड मने लकड़ी, तो 17000 से 22000 किलो जूल आपको ऊष्मा मिलेगी। कोयला जलाए 1 किलोग्राम, तो 25000 से 33000 किलो जूल ऊष्मा मिलेगी। पेट्रोल जलाए तो 45000, केरोसिन जलाए तो भी 45000, डीजल जलाए, ये सब द्रव ईंधन है, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ये सब के सब द्रव ईंधन है, इनको आप जलाए 45000। मेथेन एक गैस ईंधन है, मेथेन एक गैस ईंधन है, कोयले के खान में पाया जाता है, थोड़ा जहरीला होता है। 50000 किलो जूल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। तो इस तरह से ये सब जो लिस्ट लिखा हुआ है, ये है क्या, ये कैलोरीफिक वैल्यू किसे कहते हैं। आइए हम लोग इसको पढ़ें। यहाँ हम लोग इसे पढ़ें क्वेश्चन में। ईंधन का ऊष्मीय मान, थर्मल वैल्यू ऑफ फ्यूल, ईंधन का ऊष्मीय मान क्या है। आंसर, ईंधन के एकांक द्रव्यमान, जैसे 1 किलोग्राम, 1 ग्राम, लेकिन इकाई होना चाहिए। ईंधन के एकांक द्रव्यमान के पूर्ण दहन से, पूर्ण दहन, टोटल कंप्लीट कंबसन, एकदम पूरी दहन हो जाए, कंप्लीट कंबसन, पूर्ण दहन, कंप्लीट कंबसन से प्राप्त ऊष्मा को ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। ईंधन का ऊष्मीय मान, या इसी को ईंधन का कैलोरी मान भी कहते हैं। कैलोरी मान, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल कहते हैं।
तो ये ईंधन के एकांक द्रव्यमान के कंप्लीट कंबसन से जो ऊष्मा मिलती है, आप देख ही रहे हैं। 1 किलोग्राम गोईठा जलाइएगा तो टोटल 6000 से 8000 किलो जूल ऊष्मा मिलेगी। आप इसको जूल में बदलकर और फिर कैलोरी में बदल सकते हैं, है ना। 4.2 से इसको भाग दे दीजिएगा, कैलोरी में बदल जाएगा। कहिएगा न्यूमेरिकल बना के आपको बता भी देंगे। इसी को ईंधन का ऊष्मीयमान कहते हैं। तो अच्छा ईंधन कौन होता है? ये सबसे अच्छा ईंधन देख ही रहे हैं, 35,040 LPG। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो ईंधन है ये LPG, इसका ऊष्मीयमान कितना है? 55,000 किलो जूल। और हाइड्रोजन का तो कहिए ही मत, 1,50,000 किलो जूल। लेकिन यह बड़ा खतरनाक ईंधन है। वायुयान सब में लिक्विड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के कुछ इम्प्रूव्ड फॉर्म इत्यादि का, हाइड्रोजीन वगैरह होता है, वो सब का प्रयोग करते हैं हम लोग। इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है, आ सकता है। ईंधन के ऊष्मीयमान से आप क्या समझते हैं? अब हम लोग आगे बढ़ें और आगे बढ़ते हुए हम लोग चलें और एक अंतिम क्वेश्चन हम लोग पढ़ें कि भाई, ये लॉन्ग क्वेश्चन कि भाई साहेब अच्छे ईंधन की विशेषता बताइए। अच्छे ईंधन की विशेषताएं आप लिखो, अच्छे ईंधन की विशेषताएं लिखो। तो आंसर, अच्छा ईंधन का मतलब क्या हुआ? गोरा ईंधन, तब लंबा, तब दहेज दे पूरा। अच्छे ईंधन की क्या विशेषताएं हैं? तो अच्छे ईंधन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, इसे सुलभ माने तुरंत। हम चाहें, ऐसा नहीं कि LPG गैस का सिलेंडर लेने के लिए सुबह से शाम तक क्यू में लगे हुए हैं। जहन्नुम में जाए ऐसा ईंधन, नाश हो जाए ऐसे ईंधन का। इसे सुलभ और सस्ता होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। आसानी से ये मिल जाए और सस्ता भी हो, आहा हा, कहना ही क्या। इसका ऊष्मीयमान उच्च होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। जैसे आपने देखा LPG का ऊष्मीयमान 55,000 किलो जूल पर किलोग्राम है, जबकि गोईठा का बहुत कम है, 6,000 8,000। तो गोईठा के तुलना में LPG ठीक। तीसरा, इसका प्रज्वलन ताप कम होना चाहिए। ये नहीं कि भींगी हुई लकड़ी ले लिए हैं और नाक से नेटा और आँख से आंसू गिर रहा है और लकड़ी चूल्हा में दे के फूं 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 कर रहे हैं, नाक से पानी चू रहा है, आँख से ही चू रहा है और लकड़ी जलने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो पत्थर कोयला ले लिए हैं, जला रहे, जलने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इसका प्रज्वलन ताप कम होना चाहिए। चौथा, यह ऐसा होना चाहिए, इन्हें कि हाइड्रोजन ले लिए हैं, अब उसका दहन करा दिए हैं, हाँ, यूरेनियम ले लिए हैं, दहन करा दिए हैं, और साला दहन कंट्रोल नहीं हो रहा है।
तो यह ऐसा होना चाहिए ताकि इसके दहन को नियंत्रित कर सकें, इसके दहन को, कंबसन को नियंत्रित कर सके। इट शुड बी लाइक दैट, नियंत्रित कर सकें, इसके दहन को नियंत्रित कर सकें, कंट्रोल में ले सकें। इसके दहन से हानिकारक, जानलेवा, उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी गैसें या अन्य पदार्थ, उत्सर्जी गैसें या अन्य पदार्थ नहीं मिले। इसको ऐसा होना चाहिए कि इसके दहन से कोई ऐसा हानिकारक ऐसा नहीं हो कि गए बिना सोचे समझे एक ऐसी लकड़ी जला दिए, धुआं निकला, आँख में गया, अंधे हो गए तो जहन्नुम में जाए। प्रणाम करते हैं ऐसे ईंधन को। ऐसे ईंधन को हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। हम लोग ऐसे ईंधन को प्रयोग करेंगे जो सुलभ हो, सस्ता हो, ऊष्मीयमान इसका अच्छा हो, इसका प्रज्वलन ताप कम हो, इसका दहन ऐसा हो कि हम इसको नियंत्रित कर सकें। और ईंधन के बारे में और भी ढेर सारी बातें आपसे करनी हैं। अब हम आ गए हैं। हम कोशिश करेंगे कि 3 से 4 हम ऑनलाइन आपको पढ़ाएं, और अगर हम ऑनलाइन नहीं भी पढ़ा सके तो हम हर दिन वीडियो अपलोड करेंगे। आप घर में बैठ के देखते रहिए। पूर्ण लॉकडाउन हो गया है, घर से नहीं निकलें, सेफ रहें, सवेरे उठें, स्नान करें, शुद्ध भोजन करें, जो ही घर में रूखा सूखा है अपने माता पिता का सहयोग करें, घर को साफ सुथरा रखें। पड़ोसियों से इस समय दूरी बनाने की ज़रूरत है, मन की दूरी नहीं, केवल तन की दूरी। अपने आप को बचाना है, तभी हमारा समाज बचेगा, देश बचेगा। और फिर एक बार रिक्वेस्ट कि आप हमारा वीडियो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारा सारा अपडेट मिलता रहे। मैं बाइलिंगुअली पढ़ाता हूँ। आपके बच्चे अगर आपको बोल रहे हैं कि वो दहन नहीं समझते हैं, तो मैंने कई बार कहा है कि यह कंबसन है, इग्निशन टेम्परेचर लिखा है, सुलभ, ईजली अवेलेबल, सस्ता, चीप। आप अपने बच्चों से पूछिए कि थर्मल वैल्यू उन्होंने लिखा कि नहीं। हानिकारक, डेंजरस, उत्सर्जी गैसें जो एमिटिंग गैसें हैं, एमिटिंग गैसेस हैं जो हमको आफ्टर बर्निंग प्राप्त होती हैं, वो हमारी डेंजरस नहीं हो, लाइफ उससे हमारा स्टेक आउट नहीं हो। डियर गार्जियंस, आई रिक्वेस्ट यू, मैं सभी अभिभावकों, माताओं, पिताओं को पुनः विश्वास दिलाता हूँ अपने इस वीडियो से कि एक दिन कोरोना के बादल छटेंगे और हम फिर आपके बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। मेरे बारे में किसी भी प्रकार के अफवाह पर कृपया विश्वास न करें। थैंक यू वेरी मच।